हे गाइस, गुड इवनिंग, नमस्कार, सुसंध्या। बच्चे लोगों, बहुत जबरदस्त पेपर आप लोग करके आए हैं। आप लोगों के फीडबैक जो है वो लगातार मेरे पास में आ रहे हैं और उसके हिसाब से पेपर भाई लेंदी तो था, बट ऑब्वियस है कि पेपर लेंदी था। कई लोगों ने बोला सर 90 मार्क्स का अटेंड हुआ, 80 मार्क्स का अटेंड हुआ, 85 मार्क्स का अटेंड हुआ, लेकिन जितना अटेंड हुआ सर वो बहुत जबरदस्त अटेंड हुआ। और कुछ कुछ जगह पे कुछ कंफ्यूजन, कुछ डाउट्स भी थे, तो बहुत फटाफट से एकदम फास्ट स्पीड के अंदर, डिटेल में हम लोग बाद में बात करते रहेंगे, लेकिन एक बार फास्ट स्पीड के अंदर मैं ये पूरा पेपर जो है वो एनालाइज कर देता हूं ताकि आपके लिए बहुत इजी हो जाए। चलिए बच्चे लोगों, एकदम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे फर्स्ट से। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर 3 कंपनीज के बारे में मैक्सिमम चीजें मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। और लगभग सारे क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन बैंक से हैं, चाहे मेरा क्वेश्चन बैंक हो या किसी भी फैकल्टी का क्वेश्चन बैंक अगर आपने किया है तो सारे क्वेश्चन आपको उधर से दिखेंगे, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चन से ही मैच कर रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही हैं। चलिए, एबीसी लिमिटेड इशूड इक्विटी शेयर, जिनके पास में 1 लाख का कैपिटल है, मैं ले लेता हूं 10,000 का इक्विटी शेयर है, और 10,000 के इक्विटी शेयर पे 2 कंपनीज कंट्रोल कर रही हैं, XYZB और PQRB, जिनका आपस में फिलहाल तो कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है। 3500 इन्होंने ले रखा है शेयर्स के अंदर, अगर बात करूं, और 2500 ले रखा है इन्होंने। टोटल मिलाया तो 6000 जरूर हो जाएगा, यानी 60% से ऊपर वोटिंग राइट्स इनके पास दिख रहे हैं। अब यहाँ पे एक और कंपनी इंट्रोड्यूस हो रही है बच्चे लोगों, MNP लिमिटेड, और MNP लिमिटेड के पास में इन दोनों कंपनीज के BODs पर कंट्रोल है। इसका मतलब इन दोनों की होल्डिंग कंपनी जो है वो MNP है, बराबर। तो इट मीन सीधा सीधा सा हो गया कि MNP लिमिटेड क्या ABC की होल्डिंग कंपनी होगी या ABC MNP की सब्सिडरी कंपनी होगी क्या? तो आंसर यस में जा रहा है। पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूं, ये आप लोग पेपर करके आए हैं तो क्वेश्चन आपने पढ़ा हुआ है, तो आंसर जाएगा यस में। अब सेकंड पार्ट हमारा सेक्शन 19 है। मैंने बोला भी था सेक्शन 19 होल्डिंग सब्सिडरी इंपॉर्टेंट रहेगा इस बार। तो सेक्शन 19 के अंदर हम लोग जानते हैं, अगर एज अ लीगल हेयर आपने ले रखे या एज अ ट्रस्टी आपने शेयर ले रखे हैं तो भले ही लीजिए, आपको वोटिंग राइट्स यहां पे मिलेंगे, लेकिन अगर पहले से आपने शेयर हेयर करके रखे हुए हैं तो उस केस में शेयर सरेंडर तो नहीं करने पड़ेंगे, लेकिन वोटिंग राइट्स आपको नहीं मिलेंगे। तो बट ऑब्वियस ABC के पास में पहले से शेयर है तो वोटिंग राइट नहीं मिल रहे, लेकिन जिन्होंने एज अ ट्रस्टी शेयर हेयर करके रखे हुए हैं वहां पे आपको वोटिंग राइट्स जो है XYZ को बिल्कुल मिलने वाला है। ये अपने को आंसर में लिखना चाहिए था। बढ़िया सा हमारा पोर्शन है, इजीली आप लोग कर सकते थे। सेकंड क्वेश्चन, भाई साहब ये क्वेश्चन हमारा बहुत जबरदस्त वाला है और CSR के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन, बहुत सारी चीजें पूछ ली, यानी लेंदी क्वेश्चन है। क्वेश्चन अंदर बहुत इजी है लेकिन काफी लेंदी इन्होंने बना दिया, तो हम बहुत फास्ट कर लेते, क्योंकि क्वेश्चन में अपने से 3-4 चीजें पूछी है जो मैं डायरेक्टली आपसे डिस्कस कर रहा हूं बच्चे लोगों। सबसे पहले तो इन्होंने ये पूछा हुआ है कि CSR लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो आप सबने जब क्वेश्चन को कर लिया होगा तो आप लोग जानते हैं कि भले ही हमारा टर्नओवर जो है वो 1000 करोड़ से कम है, हमारा प्रॉफिट भी 5 करोड़ से कम है, लेकिन नेट वर्थ जो है वो हमारी 500 करोड़ से ऊपर जा रही है, जिसमें पेड अप शेयर कैपिटल आपको ले लेनी थी 200 करोड़ की। उसके अलावा फ्री रिजर्व 200 करोड़ के, प्रीमियम को हमने ऐड कर दिया, क्रेडिट बैलेंस P&L का ऐड कर दिया, रिवोल्यूशन ऑफ एसेट जनरली हम यूज में लेते नहीं है, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर हमने लेस भी कर दिए, तो भी हम जानते हैं कि हमारी लिमिट 500 करोड़ से ऊपर की है। 500 करोड़ से ऊपर अगर है, 500 करोड़ या उससे ऊपर अगर आ जाती है तो इट मीन CSR लगेगा। तो हाँ भाई, पहला क्वेश्चन ही आपसे यही पूछा था कि CSR लगेगा क्या, तो हम कहेंगे जी हाँ, यहाँ पे CSR भले ही टर्नओवर 700 करोड़ है लेकिन हमारा नेटवर्थ के हिसाब से यस CSR हमारा लगने वाला है। सेकेंड नंबर चीजें बच्चों हमसे ये पूछी कि भाई हाँ CSR कमेटी में कौन आएगा। बच्चों आप सब जानते हो 3 लोग होते हैं CSR कमेटी में, क्योंकि पब्लिक कंपनी है, और उसमें से एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। अब यहाँ पे एक MD है, 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और बाकी सारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। अब इन्होंने जो कमेटी बनाई उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर गायब है भाई, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को लिया ही नहीं है। तो वो नहीं लिया है, इसका मतलब इनका कमेटी जो है वो प्रॉपर तरीके से फॉर्म नहीं हुआ है। रुद्र मित्तल और प्रज्ञा में से एक जने को यहाँ पे लेना जरूरी था, जो नहीं है तो ये तो वैलिड नहीं हुआ, बराबर से सिंपल। तीसरी चीज पूछिए बच्चों कि CSR में ये जो पैसा इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, यहाँ पे लगाया, ये कंप्लायंस है कि नहीं है, सही तरीके से ये पैसा लगा है कि नहीं लगा है। तो शेड्यूल जो 7 अपना है उसकी भी सारी चीजें पूछ ली, यानी बहुत सारे पॉइंट पूछ ली। CSR हर बार इंपॉर्टेंट होता है, ये भी बात हुई थी अपनी। तो पहले नंबर पे बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉइज के लिए बिल्कुल CSR में काउंट नहीं होगा। अच्छा, मिनिमम पैसा आप खर्च करें, उससे ऊपर आप 4% खर्च करना चाह रहे हैं पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट का, तो ये तो अलाउड ही है, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। सेकंड नंबर, पॉलिटिकल पार्टी को पैसा देना, ये भी CSR में काउंट नहीं होगा। PM केयर फंड में पैसा देना अलाउड है। अब आगे कोविड पैंडेमिक हो नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता था कि सर क्वेश्चन 22-23 का बैलेंस शीट है, कोविड तो 19-20, वहां से भी अपने को 3 साल अवेलेबल थे, लेकिन सबसे बड़ी बात है किसी भी पर्पस के लिए हो,
पीएम केयर फंड में अगर आप पैसा लगाते हैं तो एलिजिबल सीएसआर एक्टिविटी मानी जाएगी, ये अपने को ध्यान में रखना है। उसके अलावा लोकल एक्टिविटी ऑफ प्रमोशन ऑफ चाइल्ड एंड वुमेन एजुकेशन भी हमारे शेड्यूल 7 में कवर है और इसलिए ये भी यस अलाउड माना जाएगा, ये अपने को आंसर में लिख देना चाहिए था। बराबर, बहुत फास्ट हम लोग ले रहे हैं। हालांकि आप लोग अगले ये भी इसलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि आप लोगों के कुछ डाउट्स हर एक क्वेश्चन से निकल करके आ रहे हैं, तो बहुत फटाफट मैं इसके ऊपर बात कर लेता हूं, डिटेल बाद में। अगला क्वेश्चन हमारे पास में बच्चों बहुत सीधा सा है, आपने एक लोन लिया, ये ज्वाइंट जो हमारे श्योरिटीज थे, को श्योरिटीज वाला क्वेश्चन है, बराबर, जिनमें तीनों का वैसे तो इक्वल रहेगा लेकिन मैक्सिमम रहेगा इनका जितना लिमिट दिया है 10, 20 और 40। तो अब बेसिकली अगर अपन देखें तो 42,000 को अगर 3 पार्ट में डिवाइड किया जाए तब तो इसका 10,000 से ऊपर निकल जाएगा, है ना। तो इसीलिए इसका मतलब 42 में से सबसे पहले तो 10x उठा ले, बचा हुआ जो 32 से आ रहा है उसको अगर दोनों उठाएं 16,000 तो इनकी लिमिट के अंदर ही आ रहा है, तो उतना इतना इनको ले लेना चाहिए। ये सिंपली अपने को कोश्योरिटीज वाला क्वेश्चन लगा देना है। 42,000 का इन्होंने बोला है डिफॉल्ट हुआ है, तो ये अपन लिख सकते हैं। एडिशनली आपको बताना है अगर कोई कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट नहीं भी है, अगर नहीं भी है तो इक्वल रहता है और यही रेशियो रहेगा। हमने क्लियर पढ़ा हुआ है कि इसमें अगर कॉन्ट्रेक्चुअल किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, आपस में एक दूसरे को नहीं भी जानते, तो भी सबका जॉइंटली रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे रहने वाला है, वो पॉइंट अपने को लिख देना चाहिए। बढ़िया सा पॉइंट है, सिंपल। चलिए जी, एनआईए पे बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया बच्चों आप लोगों से, बिल्स ऑफ एक्सचेंज पूछा है और 21/6 से सीधा इन्होंने डेट ऑफ मैच्योरिटी आपको 100 डेज आफ्टर डेट निकालने को बोला है। तो 21/6 से आप 100 दिन जब निकाल लेंगे, 9 दिन तो हमारे जून के हो गए हैं, फिर उसके बाद में जुलाई के 31 दिन हो चुके हैं, अगस्त के हमारे 31 दिन हो गए, ये दोनों 31 का है। सितंबर में हम जाएंगे तो 29 दिन ही अपने को लेने पड़ेंगे, तो 29 सितंबर से 3 दिन जोड़ते हैं तो 2 अक्टूबर आता है, 2 अक्टूबर छुट्टी का दिन होता है, तो 1 अक्टूबर यहाँ पे डेट अपने को लगती है कि ऐसा होना चाहिए। प्रॉपर कैलकुलेट आपने करके जरूर देख लिया होगा, बराबर। सेकंड नंबर हमसे सीधा पूछा है कि 20/4 को एक बिल ड्रॉ किया, लेकिन ये आफ्टर साइड है। आफ्टर साइड का मतलब जब तक प्रेजेंट नहीं करोगे एक्सेप्टेंस के लिए तब तक मैच्योरिटी डेट चालू नहीं होगी, तो इसको प्रेजेंट किया 30/4 से, तो 30/4 से आपको 20 दिन लेना है, 3 दिन ग्रेस पीरियड का हमारा ऐड करना है, सिंपल सा हो गया। तो जो डेट अपनी निकल करके आएगी वो अपने को यहाँ पे लिख देना चाहिए। तो कैलकुलेशन जो है वो 20/4 की जगह पे 30/4 से होगी, 20 डेज प्लस ग्रेस पीरियड की हमारी, ये अपने को ध्यान में रखना था। चलिए बहुत फटाफट बात करेंगे। हाँ, सेकंड क्वेश्चन कहता है विल्स प्राइवेट लिमिटेड ने एक एजीएम कॉल किया है, इंटेंशन ऑफ प्रेजेंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर, एब्सेंस ऑफ रिक्वायर्ड कोरम, मीटिंग कैंसिल हो गई है। मीटिंग कैंसिल कर दिया, चलो ठीक है, मीटिंग एडजॉर्न करना चाहिए था पर इन्होंने कैंसिल कर दिया है। खैर क्वेश्चन किस पे पूछा है वो देख लेते हैं। सब्सिक्वेंटली कंपनी के डायरेक्टर्स को लगता है, हमेशा वाला क्वेश्चन बच्चों, फिक्स क्वेश्चन सेक्शन 92, उनको लगता है कि भाई जब एजीएम ही नहीं हुई तो एनुअल रिटर्न सबमिट करने वाली रिक्वायरमेंट है ही नहीं। एजीएम हो चाहे नहीं हो, एजीएम की डेट से आपको 60 दिन के अंदर ये सबमिट करना चाहिए था और नहीं करोगे तो पेनल्टी लगेगी। तो सेक्शन 92 आपको लिख देना चाहिए था, बराबर। तो क्या कंपनी ने वॉयलेट किया? हाँ भाई बिल्कुल वॉयलेट किया। और ये देखो पेनल्टी, मैंने पढ़ाते वक्त भी आपको कहा था कि 92 का पेनल्टी, आई थिंक एक टेस्ट के अंदर भी जो क्वेश्चन हमने लिए थे उसमें क्वेश्चन मैंने दे रखा था। तो 10,000 रुपए का पेनल्टी लगने वाला है कंपनी और ऑफिसर पे भी। 100 रुपीज पर डे का पेनल्टी था, जो कंपनी के लिए मैक्सिमम 2 लाख और ऑफिसर्स के लिए 50,000, वो अपने को इसके अंदर लिख देना चाहिए था। सिंपल सा हमारा कंसेप्ट है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं बहुत फटाफट से। पीक्यूआर लिमिटेड ऑपरेट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जनरेटिंग टर्नओवर बच्चों 150 करोड़ का और 75 करोड़ का इनके पास में पीएफआई, हाँ आउटस्टैंडिंग लोन 75 करोड़ का फ्रॉम पीएफआई है, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में लिया विद टोटल लोन अवार्ड 110 करोड़ का। ठीक है, मतलब टोटल 110 करोड़ का लोन था, जिसमें से 35 करोड़ इन्होंने वापस से रीपे कर दिया है। अच्छा, कंपनी का बोर्ड इंटरनल ऑडिटर का क्वेश्चन है बच्चों, सेक्शन 138। प्राइवेट कंपनी की रिक्वायरमेंट दो ही होती है, टर्नओवर 200 करोड़ का और लोन किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे 100 करोड़ का। ये नहीं लिखा हुआ है कि फाइनल डेट पे, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे प्रीवियस ईयर में 100 करोड़ से ऊपर निकला तो इंटरनल ऑडिटर चाहिए, और 110 करोड़ था। सेम क्वेश्चन कर चुके हैं आप लोग, क्वेश्चन बैंक में भी है, तो यस ये चाहिएगा। अब एक और क्वेश्चन पूछ लिया, बनेगा कौन इसके अंदर से? तो बट ऑब्वियस है, इसके अंदर यहाँ पे क्लियर इन्होंने बोला है कि भाई कंपनी सेक्रेटरी जो है उसको बनाना चाह रहे हैं। तो हमने बोला सीए बने, कॉस्ट अकाउंटेंट बने, या कोई भी ऐसा पर्सन जिसको बोर्ड ऑथोराइज करे, लेकिन प्रोफेशनल बंदा होना चाहिए। तो यस बन सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिखा हुआ है क्लियर कि कोई भी बन सकता है, प्रोफेशनल होना चाहिए और बोर्ड डिसाइड करें। अगला क्वेश्चन बच्चों सीधा इंटरप्रिटेशन का, यूजेस कस्टम और प्रैक्टिसेस का क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। डी पे चलते हैं बच्चों। रमा ने एक इलेक्ट्रॉनिक वॉच परचेज किया 50,000 का एक वॉच कंपनी से। उसका पेमेंट उन्होंने एसएन धवन जो वॉच कंपनी के ओनर है उनके नाम से और ऑर्डर लिख के दे दिया, उन्होंने अपने ड्रॉअर में रख दिया। वहां से एक एम्प्लॉय जोसेफ ने चेक को चुराया और फर्जी साइन उन्होंने किस पर्सन के किए हैं? जिसने चेक लिखा उसके नहीं किए हैं, जिस पर्सन को हमने चेक दिया जो पे है उसके फॉर सिग्नेचर हुए हैं,
और उसके बाद में मिस्टर पाराशर को दे दिया और मिस्टर पाराशर ने जाकर के उसको एनकैश भी करवा लिया है। तो अल्टीमेटली पाराशर के पास चेक था, उसने एनकैश करवाया। अब 3 दिन बाद मिस्टर धवन को पता लगता है कि ये सब हो गया, चोरी के बारे में रमा को बता रहे हैं और आपसे पूछा रमा का लाइबिलिटी बताओ, नहीं बनेगा लाइबिलिटी। फॉर्जरी जहां पे भी है और खास करके एंड्रोजर वगैरह का फॉर्जरी है तो बट ऑब्वियस है फॉर्जरी के अंदर आप लोग जानते हो एचडीसी को भी बैटर टाइटल मिलने वाला नहीं। तो भले ही मिस्टर पाराशर एचडीसी होंगे तो भी पहली बात तो एचडीसी होंगे ही नहीं, क्योंकि इसमें आप गुड फेथ में भी ले लें, कुछ भी कर लें, आपको राइट्स नहीं मिलने वाले। तो आप इनसे जोसेफ के थ्रू, पाराशर के थ्रू पैसा रिकवर करो, लेकिन ये पर्सन रेस्पॉन्सिबल नहीं है। बैंक का भी यहाँ पे पूछते तो बैंक भी रेस्पॉन्सिबल नहीं होती। बैंक खाली रेस्पॉन्सिबल होती है जिस पर्सन ने चेक लिखा और उसके साइन अगर फॉर्जरी है, तो एंड्रोजर वगैरह के साइन फॉर्जरी है तो बैंक भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है। उसके बाद चेक करने का कोई तरीका भी नहीं अपने को पता है, तो यहाँ पे ये पर्सन रिस्पॉन्सिबल होने वाला नहीं है, क्योंकि एब्सोल्यूट है कि जीरो होगा, एचडीसी को भी राइट्स नहीं मिलने वाले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, बढ़िया सेक्शन 8 का सेम क्वेश्चन आप लोग कर चुके हैं। नोट्स वाले सेट पे भी आपको दे रखा है क्वेश्चन बैंक में, क्योंकि पुराना क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन पहले से आ चुका है। थोड़ा सा फ्रेमिंग चेंज कर दिया है कि कुछ लोग हैं, ग्रुप ऑफ पीपल है, मेडिकेयर में जाना चाह रहे हैं और ये चाहते हैं एक सेक्शन 8 कंपनी ओपन कर लें एजुकेशन पर्पस से, और ये चाहते हैं कि कंपनी को 10 साल तक चलाएंगे, बंद कर देंगे। सेम क्वेश्चन किया हुआ है, 10 साल तक चलाएंगे, बंद कर देंगे, और जो भी एसेट बचेगी उसको ये लोग मेंबर्स लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो भाई आप कंपनी बनाओ, बहुत अच्छी बात है, बढ़िया है, बधाइए बनाइए कंपनी। लेकिन ये जो बात इन्होंने की है 10 साल बाद एसेट्स को मेंबर्स में बांटेंगे, अलाउड ही नहीं है। 3 कंडीशन पे लाइसेंस मिलता है, चैरिटेबल पर्पस होना चाहिए, नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड अमंग द मेंबर्स, और तीसरा नंबर हमारा पॉइंट ये था कि री इन्वेस्ट कर देंगे सेम ऑब्जेक्ट्स के लिए। तो जो भी डिविडेंड है उसका डिस्ट्रीब्यूशन अमंग मेंबर पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए ये अलाउड नहीं होगा। तो आपसे इन्होंने ये पूछा है कि आप इनको बताइए कि भाई क्या होगा। तो ये बिल्कुल आपका प्रपोजल जो है वो प्रॉपर है ही नहीं, ये अपने को ध्यान में रखना था। फिर बच्चे लोगों नॉर्थ विद स्टैंडिंग पे क्वेश्चन पूछ लिया गया आपसे, बढ़िया क्वेश्चन है। नॉर्थ विद स्टैंडिंग जब आप पढ़ते हैं तो उसके रूल्स में हमने आपको तो एक्सेप्शनल वाला रूल दिया हुआ है, उसमें इन्होंने लेवल्स 4 लेवल आपको दे रखे अलग अलग, नॉर्थ विद स्टैंडिंग विद अदर सेक्शन या अदर एक्ट, और वो पूरा एक पॉइंट आपको दे रखा है। तो कोई भी 2 आपको समझाने को बोला है तो वो टेबल बना रखी है अपने अपने नोट्स के अंदर भी, 4-5 पॉइंट दे रखे, 4 लेवल्स, उनमें से कोई भी 2 आपको लिखने चाहिए थे। तो जिनका थ्योरी मजबूत है उन्होंने बढ़िया इसको किया हुआ है। बहुत फास्ट दे रहा हूँ बच्चे लोगों। हाँ, अगला क्वेश्चन है, राजेश ऑब्टेन लोन 10 लाख का महेश से लेता है। फॉलोइंग दिस राजेश ने अपॉइंट कर दिया महेश को ही अपना एजेंट लैंड बेचने के। बच्चों इररिवोकेबल एजेंसी होना चाहिए, 2 लाइन पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। और सेल ऑफ हिज लैंड ग्रांटिंग हिम द अथॉरिटी टू डिडक्ट द लोन अमाउंट फ्रॉम द प्रोसीड ऑफ द सेल। भाई तुम मेरा लैंड बेच दो और उसी में से क्या कर देना कि अपना लोन का पैसा डिडक्ट कर लेना। और बाद में ये जो राजेश है वो एजेंसी को कैंसिल करना चाह रहा है, तो उसका डिसीजन नॉट वैलिड है। भाई इररिवोकेबल एजेंसी सेक्शन 202 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट काम करता है। ऐसे किसी भी मैटर में जहां एजेंट का पर्सनल इंटरेस्ट हो, आप इस तरह से एजेंसी रिवोक नहीं कर सकते हो, वो अपने को लिखना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट। सनशाइन लिमिटेड अनलिस्टेड कंपनी है और यूपी के अंदर रजिस्टर्ड है, 40 शेयर होल्डर है। एजीएम कॉल कर रही है, रूल नंबर 1 28 सितंबर को एजीएम कॉल किया है। रक्षाबंधन के दिन है जिसको डिक्लेयर हॉलीडे किया है यूपी गवर्नमेंट है। हम सोच सकते हैं सर रक्षाबंधन तो नेशनल लेवल पे होता है, पर इन्होंने ये चीज में थोड़ा सा एक अलग चीज डाल दिया कि ये डिक्लेयर एज ए हॉलीडे बाय यूपी गवर्नमेंट, मतलब नेशनल हॉलीडे नहीं है, सिर्फ यूपी गवर्नमेंट ने किया है तो उस दिन हम मीटिंग को कर सकते हैं। नेशनल हॉलीडे होता तो नहीं कर सकते थे। तो सिर्फ रक्षाबंधन लिखा हुआ होता तो सर क्या करते हैं, तो नेशनल हॉलीडे मान सकते थे, नोट लगा देते। क्लियर बोल दिया यूपी गवर्नमेंट ने बोला है तो फिर उस दिन हम मीटिंग कर सकते हैं। सेकेंड नंबर, हाँ वेन्यू फॉर द मीटिंग शैल बी एट लोनावला। हाँ कहीं पर भी अनलिस्टेड कंपनी में आप किधर भी कर सकते हो, बस सारे मेंबर्स एग्री होने चाहिए तो कर सकते हो। बढ़िया भैया लोनावला में, यूपी से लोनावला जाके करना चाह रहे महाराष्ट्र में करो, लेकिन 40 शेयर होल्डर से भाई उसमें से 38 नहीं कंसेंट दिया है, 100% का कंसेंट लगेगा। 100% का कंसेंट अगर नहीं है तो फिर आप नहीं कर सकते लोनावला के अंदर। रूल है 96 वाले सेक्शन में क्लियर लिखा हुआ है, अपने नोट्स में आप 96 पढ़ेंगे तो अनलिस्टेड कंपनी का एक पॉइंट दिया हुआ है वेन्यू के साथ में, वहां आपको मिल जाएगा। ठीक है चलिए नेक्स्ट पे, बहुत फास्ट 4 पे पहुंच गए। फिर से हमारा क्वेश्चन किस तरह का लग रहा है भाई, एनआईए का क्वेश्चन है क्या। आरएलएल लिमिटेड ने एक चेक इशू किया है पोस्ट डेटेड 5.50 लाख का टू मिस्टर वाईआर गुप्ता ऑन अकाउंट ऑफ फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ इट्स लायबिलिटी फॉर शेयर परचेज ऑन अ कंपनी, परचेज ऑफ अ रिनोड कंपनी। कंपनी ने एक चेक ड्रॉ करके दिया 21 तारीख को और मेंशन किया उस चेक के अंदर डेट जो है वो 26 तारीख की डाली, 26/9 की। फर्दर कंपनी ने इंस्ट्रक्ट किया कि ऑन विच द चेक वाज ड्रॉन स्टॉप द पेमेंट। ओके, उन्होंने क्या किया कि बैंक को इंस्ट्रक्शन दे दिया कि चेक मत डालना अगर प्रेजेंटमेंट के टाइम पे इनसफिशिएंट फंड हो। नहीं बोल सकते भैया 138 के अंदर क्राइम हो जाएगा, क्रिमिनल लायबिलिटी।
मिस्टर वाई आर गुप्ता ने चेक को प्रेजेंट किया 30/11 को। क्या लगता है बच्चों, 26/9 का चेक है, 9 से 10, 10 से 11, 3 महीने के अंदर चेक तो प्रेजेंट कर दिया उन्होंने, टेंशन नहीं है। लेकिन जब वहां पे उस दिन बैंक ने चेक को डिसऑनर कर दिया, क्यों कर दिया? क्योंकि अकाउंट में सिर्फ 4.9 लाख थे, डिसऑनर ऑफ चेक 138 लगेगा, चेक डिसऑनर हो गया। इस केस में कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? कंपनी रिस्पॉन्सिबल होगी। और बच्चों सेक्शन 141, कंपनी अगर 138 में क्राइम कर दे तो सिर्फ कंपनी नहीं, जो भी ऑफिसर इंचार्ज है, जिस ऑफिसर को आपने अगर ये पावर डेलीगेट करके रखे हैं ये सारा बिजनेस ट्रांजेक्ट करने या चेक लिखने के लिए, वो भी साथ में रिस्पॉन्सिबल होगा, ये अपने को लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। मिस्टर अविनाश करंटली होल्ड पोजीशन ऑफ होल टाइम डायरेक्टर हैं ये, और की मैनेजर पर्सन है मून फार्मा लिमिटेड के अंदर, मेंटेन सब्सटेंशियल ओनरशिप एक्स लिमिटेड के अंदर। अच्छा ओके, सेम क्वेश्चन बच्चे लोगों, ये जनरल क्लॉजेज एक्ट का क्वेश्चन है, जहां पे लिखा हुआ था कि ये जो पर्सन अपना होल टाइम डायरेक्टर है वो सब्सिडरी के अंदर भी हो सकता है। तो जब सब्सिडरी एक में हो सकता है, एक से ज्यादा में हो सकता है, तो एक से ज्यादा में भी हो सकता है। सेम क्वेश्चन अपन लोगों ने किया हुआ है, वो यहाँ पे क्वेश्चन है कि ऑलरेडी केएमपी है मून फार्मा लिमिटेड का, और उसके अलावा ये एक्स और वाई में भी होना चाह रहा है, मेरे ख्याल से ऐसा कुछ एक्स और वाई में भी बनना चाह रहा है। तो उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि ही कैन बी अ KMP या होल टाइम डायरेक्टर इन एनी अदर सब्सिडरी ऑफ दैट कंपनी। तो अब सब्सिडरी में एक आएगी, एक से ज्यादा आएगी, सिंगुलर वर्ड पढ़ते हैं तो प्लूरल भी उसमें इंक्लूड होता है, वो पॉइंट से अपने को आंसर दे देना चाहिए। तो बढ़िया क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन अपन लोगों ने किया हुआ है, तो इजीली आप लोग इसको कर सकते हैं। वैलिडिटी ऑफ अपॉइंटमेंट अपने से पूछा है, होल टाइम डायरेक्टर इन दिस एडिशनल कंपनीज, यस हो सकता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे लोगों सीधा सा क्या है, बड़ा सा क्वेश्चन, और एक बाप फिर से वाला डिपॉजिट का क्वेश्चन लग रहा है। WE Remedies Limited इनकॉर्पोरेटेड ऑन 26 नवंबर 95, पेड अप कैपिटल 25 करोड़ का है, फाइनेंशियल रिजल्ट के हिसाब से नेटवर्थ 120 करोड़ की, टर्नओवर 350 करोड़ का, डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हैं बच्चे लोगों। डिपॉजिट पहला क्वेश्चन पूछा है, क्या कंपनी एलिजिबल पब्लिक कंपनी है क्या? जी बिल्कुल है, क्योंकि अपने को इसमें नेटवर्थ जो है वो चाहिए होता है 100 करोड़ का, टर्नओवर चाहिए होता है 500 करोड़ का। टर्नओवर भले कम है लेकिन नेटवर्थ 100 से ऊपर है, तो पब्लिक से आप डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हो। आंसर इज यस। कंपनी ने डिपॉजिट एक्सेप्ट किया 1 नवंबर को, रीपेमेंट 30 सितंबर 2027। भाई साहब किधर गए, 36 मंथ से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता है, आप तो 27 में कर रहे हो भाई, तो ये तो एलिजिबल नहीं है, इतना आप नहीं ले पाओगे, टेन्योर गलत है। उसके अलावा इन्होंने 1.5 करोड़ एक डायरेक्टर से लिया है बच्चों। डायरेक्टर से अगर आप डिपॉजिट लेते हैं और वो डिक्लेयर कर देता है कि ये मेरा ओन फंड है, यानी उधार नहीं लिया है, तो फिर डिपॉजिट से एग्जम्प्टेड है, उसमें काउंट नहीं होता है ना। तो इन्होंने यही बोला है कि 24 महीने का एक लोन डायरेक्टर से लिया है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर एज अ नॉन करंट लायबिलिटी हमने दिखाया, मतलब डिपॉजिट नहीं दिखाया है। एट द टाइम ऑफ एडवांसिंग लोन मिस्टर सेठ ने अफर्म किया था कि ये पैसा नॉट बीइंग गिवन आउट ऑफ द फंड एक्वायर्ड बाय हिम एज बोरोइंग, मैंने किसी से बोरोइंग नहीं लिया, मेरा खुद का पैसा था। यस, सही जगह पे लिखा है, ये डिपॉजिट में काउंट नहीं माना जाएगा, ये अपने को ध्यान में रखना है। बराबर एग्जम्पशन में आपने पढ़ा हुआ है, इट इज नॉट अ डिपॉजिट, क्योंकि डिक्लेरेशन उसने कर दिया है कि भाई ये पैसा मेरा है, कहीं से उधार नहीं लिया है। तो पूछा भी यही है, क्राइटेरिया पूछा हमने बता दिया, उसके अलावा टेन्योर हमने बता दिया, 36 मंथ से ऊपर अलाउड नहीं है। फिर मिस्टर सेठ का जो लोन है वो नॉट डिपॉजिट काउंट होगा, ये अपने को ध्यान में रखना, एग्जम्पशन मिल जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए जी, मजबूत सीमेंट लिमिटेड, क्या बात है, नोन इज हैसल फ्री एंड होम बिल्डिंग सॉल्यूशन, यूनिक प्रोडक्ट बनाती है, इंडियन क्लाइमेट कंडीशन, क्या 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 क्वेश्चन में क्या पूछा गया था भाई। ओके, यहां से बच्चों क्वेश्चन जो दिया वो ठीक है। रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी न्यू दिल्ली के अंदर है, लेकिन 15% मेंबर जो है वो फरीदाबाद में रहते हैं, और कंपनी वहां पे रजिस्टर मेंटेन करना चाह रही है। सेक्शन 94 में आप पढ़ते हो, इसको कर सकती है। एटलीस्ट 10% मेंबर और उससे ऊपर जहां रहते हो आप मेंटेन कर सकते हो, तो आप एसआर पास करो, मेंटेन करो, कोई दिक्कत ही नहीं है, कर सकते हो। फिर आगे, MCL is planning to expand its existence throughout the country. For this purpose, company has taken 200 crore term loan, 125 working capital loan, 18 जून को लिया, और एसेट पे लिया है, ठीक है भाई। और कंपनी फेल टू रजिस्टर द चार्ज, कंपनी चार्ज का रजिस्ट्रेशन बच्चों 18 जून से 30 दिन में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए। नहीं करवाते हैं तो क्रिएशन से 60 डेज, मतलब नेक्स्ट आपको 30 डेज मिलते हैं, क्रिएशन से 60, नहीं तो नेक्स्ट 30, और फिर आपको 60 दिन का टाइम और मिलता है, इतना आप करवा सकते हो। तो रजिस्ट्रार ने इनको ग्रेस पीरियड 30 दिन का दिया है, फिर भी ये फेल हो गई, ऐसे पूछा है। फाइनली 18 अगस्त को, तो 18 अगस्त अलाउड है बच्चों, अलाउड है, 60 वाले के अंदर आ जाएगा, वो एनवरम ड्यूटी आपको देनी पड़ेगी, ताकि इसके अंदर आ जाएगा, तो कर सकते हो। एक और चीज पूछ गया, एक और क्वेश्चन मिक्स किया है। एजीएम कॉल करना चाह रहे हैं 10 सितंबर को एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, नोटिस जो है वो 22 अगस्त को दिया है, 10 सितंबर से 22 अगस्त।
78% ऑफ द मेंबर हैव गिवन देयर कन्वेंट टू इजिम शॉर्टर नोटिस। ओके, शॉर्टर नोटिस का क्वेश्चन है, लेकिन आप जानते हैं 78% से काम नहीं चलेगा, अपने को 95% मेंबर्स का कंसेंट इसके अंदर लगता है, बराबर। 95% का कंसेंट नहीं है तब तक अपन ये नहीं कर सकते, तो ये भी अलाउड यहाँ पे नहीं रहेगा। क्वेश्चन में पूछा गया बच्चों, फरीदाबाद वाला यस कर सकते हो। सेकंड नंबर, ऑल एसेट पर चार्ज है, तो ये फ्लोटिंग चार्ज हो जाएगा, हमारा लिखा हुआ था पर्टिकुलर एसेट पे नहीं, ऑल एसेट तो फ्लोटिंग चार्ज है। 18 अगस्त को जो एप्लीकेशन लगाया, यस कंप्लायंस हो रहा है क्या? हो रहा है भाई, हाँ, क्योंकि 30 प्लस 60 है, लेकिन प्रैक्टिकली 30 प्लस नेक्स्ट 30 डेज अपने को मिल जाते हैं इसके अंदर, बराबर से ध्यान रखेंगे, नेक्स्ट 30 और फिर 60 डेज का टाइम मिल रहा है एडवर्ब ड्यूटी पे करके, तो उसमें ही आ सकते हैं। नोटिस जो दिया शॉर्टेड नोटिस, हम कह रहे हैं 95% का चाहिए था, तो कंप्लायंस के अंदर नहीं है। चलिए, ये क्वेश्चन भी यहाँ पे खत्म। फटाफट से बच्चों, देखो पेपर लेंथी है भाई, बड़ा पेपर है, फटाफट डिस्कस करने में भी आप देखें काफी सारा टाइम गया है। फिफ्थ क्वेश्चन, प्राइवेट प्लेसमेंट सेक्शन 42 का क्वेश्चन है बच्चे लोगों। अब इस क्वेश्चन में सीधा सीधा सा आपसे जो पूछा, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर बात कर लेता हूं। इन्होंने जो सबसे दो चीजें इन्होंने की है, एसआर वैसार पास किया, 150 लोगों को इनवाइट किया, पैसा आ गया, लेकिन इन्होंने क्या किया, 1 अप्रैल को रेजोल्यूशन पास करने के बाद भी एप्लीकेशन के मनी इनको 15 अप्रैल को मिल गया, लेकिन 31 जुलाई तक अलॉटमेंट नहीं किया है बच्चों। सेक्शन 42 में क्लियर बोला हुआ है 60 दिन में आपको अलॉटमेंट कर देना चाहिए, 60 दिन से तो आप बाहर निकल गए हो। उसके अलावा 60 दिन में नहीं करते हो तो अगले 15 दिन के अंदर पैसा वापस दो, नहीं तो उसके बाद 60 दिन के बाद से 61 डे से 12% पर एनम से इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इस बीच में पैसे का यूज भी नहीं कर सकते। इन्होंने एक और काम कर दिया, डिविडेंड पेमेंट करने के अंदर इन्होंने यूज भी कर लिया पैसे का। कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन बताया कि भाई ये अलॉटमेंट वैलिड नहीं है, और कंपनी यहाँ पे एप्लीकेशन मनी को 15% इंटरेस्ट के साथ वापस दे, तो 15% की जगह 12% वाला 12% पॉइंट अपनाएगा। और देन यहाँ पे पूछा है आपसे कि क्या एप्लीकेशन मनी को डिविडेंड पेमेंट के यूज में नहीं ले सकते? भाई सवाल ही नहीं, आप ले नहीं सकते हो डिविडेंड के यूज में, हाँ, अलॉटमेंट ही नहीं किया आपने, और उससे पहले तो मनी का यूज वैसे भी नहीं कर सकते हैं अपन, ठीक है, अपने को ध्यान में रखना चाहिए था। ये नो में आंसर जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए जी, What are the requirement of outline डिवेंचर ट्रस्टी की रिक्वायरमेंट बच्चे लोगों? ओके, रिक्वायरमेंट्स सेम क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। डिवेंचर ट्रस्टी के लिए क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट आपको लिख देनी है, कौन होना चाहिए कौन नहीं होना चाहिए वाला पॉइंट है हमारा पूरा, बराबर। प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो दे रखा है सेक्शन 71 का क्वेश्चन है, एक ही सेक्शन है डिवेंचर का। इन्वेस्टर हमारा जो एडवांटेज ले रहा है, बेनिफिशियल शेयर होल्डर नहीं बन सकता है। लेंडर भले ही 5 रुपए का भी क्यों नहीं हो, नहीं बन सकता। और तीसरा नंबर पे गारंटर अगर हमारा है तो वो भी नहीं बन सकता है। डायरेक्ट आंसर था बच्चों, फटाफट हमने कर लिया। अगला क्वेश्चन हमारा पूछ लिया है क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर के ऊपर। सीधी बात करते हैं, सबसे पहले नंबर पर एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट अपॉइंट हो रहे हैं, मिस्टर रेखा प्रैक्टिसिंग एंड मिस्टर आलोक हु हैपेंस टू बी अ स्पाउस ऑफ रेखा। ओके, होल्ड सिक्योरिटीज ऑफ चारकोल लिमिटेड, ठीक है। और फेस वैल्यू कंसिडरिंग अपॉइंटमेंट ऑफ रेखा का अपॉइंटमेंट हो रहा है, इनके हस्बैंड जो हैं उनके पास में शेयर्स तो हैं, लेकिन शेयर बच्चों 1 लाख तक अलाउड है फेस वैल्यू के हिसाब से, और यहाँ पे 85,000 ही है, तो इट मीन्स कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये क्वालिफाई कर जाएंगी, इनका अपॉइंटमेंट हो सकता है। 1 लाख रुपीज तक का रिलेटिव का शेयर होल्डिंग अलाउड है, और ये रिलेटिव के पास में है, ये अपने को ध्यान में रखना है, बराबर से। चलिए, फिर उसके बाद में आता है मिस्टर पुरी है, प्रैक्टिसिंग चार्टेड है, डेप्ट उनका 7 लाख का है बच्चों, डेप्ट 5 लाख तक का तो अलाउड होता है, उसके ऊपर का अलाउड नहीं है। 7 लाख का है तो ये डिस्क्वालीफाइड होंगे, अपने को ध्यान रखना है। मिस कोमल है, रियल सिस्टर है मिस्टर शरद की, चार्टेड अकाउंटेंट की, और वो कंपनी में सीएफओ की पोस्ट पे, मतलब सीएफओ के जो भाई हैं, मिस कोमल द रियल सिस्टर ऑफ शरद चार्टेड अकाउंटेंट, तो सीएफओ मिस कोमल है, और इनके जो भाई हैं शरद वो चार्टेड अकाउंटेंट ऑडिटर अपॉइंट होना चाह रहे हैं, नहीं हो सकते भाई। डायरेक्टर सीएफओ केएमपी के रिलेटिव्स जो हैं वो ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकते। ये भी हमारा डिस्क्वालिफिकेशन सेक्शन 141 के हिसाब से अपन लिखेंगे। बढ़िया सा पॉइंट था। आखिरी 2 क्वेश्चन बच्चों, नॉस्क्यूटर एसोसिएस डायरेक्ट पॉइंट आपको दे रखा है, जहां पे हम वो जनरल इंटरप्रिटेशन करते हैं बच्चों। बहुत सारी चीजें अपने पढ़ी की था, जनरल वर्ड का इंटरप्रिटेशन अपन स्पेसिफिक के साथ में करते हैं। इस पर पहले भी एक क्वेश्चन वो जूसेस वाला बेवरेज वाला आ चुका है, कि जहां बेवरेज काउंट होगा, हाँ, पैक्ड बोतल काम होगी, वहां फ्रेश जूसेस इंक्लूड नहीं होंगे, अपन ने किया भी है, तो वैसा क्वेश्चन आपको दे रखा था। नेक्स्ट सीधा क्वेश्चन बच्चों, सब एजेंट और सब्स्टिट्यूट एजेंट दोनों का ही अपॉइंटमेंट तो एजेंट ही करते हैं, तो अपने को पता है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि भाई एक जो है वो प्रिंसिपल का एजेंट माना जाता है, एक एजेंट का एजेंट माना जाता है। सब एजेंट को आप सिर्फ कुछ ड्यूटीज डेलीगेट कर रहे हो, और सब्स्टिट्यूट को आप पूरे काम डेलीगेट कर देते हो। सब एजेंट के काम के लिए बेसिकली एजेंट रिस्पॉन्सिबल होगा, लेकिन सब्स्टिट्यूट के लिए प्रिंसिपल लायबल होता है। ये कुछ पॉइंट्स अपने को लिखने चाहिए थे, तो बहुत इजीली आप लोग कर सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स थे बच्चों, यहाँ आकर के ये पूरा पेपर हमने डिस्कस कर लिया बहुत फटाफट से।
तो मेरा सजेशन यही है कि हाँ, जिनको बहुत ज़्यादा डाउट्स लग रहे हो तो वो भले इसको अभी देखें, बाकी आप अपने नेक्स्ट पेपर की तैयारी करिए बहुत ज़बरदस्त तरीके से। हाँ, फिर और डिटेल एक बार सॉल्यूशन एकदम प्रॉपर तरीके से कैसे क्या लिखना था अपन बात करेंगे नेक्स्ट पेपर के लिए। बच्चे लोगों, ऑल दी बेस्ट।